हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। बीएससी सेकेंड ईयर में हमारा पेपर अभी जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो है पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें हमारी फर्स्ट 2 यूनिट्स प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से हर साल या एक साल एक छोड़ के गैप में ये क्वेश्चन आता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर अपन बात करें तो भोजन के रूप में या एनर्जी के रूप में प्लांट्स में सबसे पहले ही इनका मेन जो सोर्स है वो प्लांट्स में बाई फोटोसिंथेसिस ये क्या बनाते हैं खुद, और यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये बनता है बाई CO2 मॉलिक्यूल प्लस H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज ग्लूकोज C6H12O6, और इसी के साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, एंड एनर्जी जो है वो इसमें क्या होती है, कंज्यूम। एनर्जी निकलती नहीं है, एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, कंज्यूम, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही किया जाता है। एनिमल्स या दूसरे सजीवों के द्वारा ये क्रिया नहीं की जा रही है। अगर अपन वैलेंसी कंप्लीट करें तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, अर्थात 6 मॉलिक्यूल CO2 के, और लगभग 12 मॉलिक्यूल जो हैं या 6 ही मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके हम यूज में लेते हैं, इसके। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल भी अगर अपन निकालें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 12 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के, और इन सारे प्रोसेस में लगभग 6 मॉलिक्यूल वाटर वापस क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को जब हमने जोड़ा तो हमको ये उत्पाद मिला, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन अगर कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक हैं, कंपाउंड्स। क्लियर हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। दूसरा हम इनको एक नाम और दे सकते हैं, ये कार्बन हाइड्रेट्स कहलाते हैं। अगर इस कार्बन हाइड्रेट्स का अपन अर्थ निकालें तो कार्बन हाइड्रेट्स का अर्थ हो जाता है कार्बन के हाइड्रेट्स, ठीक है। और यहां पे अगर अपन कार्बन के हाइड्रेट्स की बात करें तो हाइड्रेट्स, हाइड्रो का मतलब हो गया जल, हाइड्रेट्स का मतलब हो गया जल। तो यहां हम कह सकते हैं कि जल योजित कार्बन, दैट इज हाइड्रोलाइज, दैट इज हाइड्रेट। तो यहां हम देख सकते हैं कि वाटर की उपस्थिति में CO2 का ब्रेकडाउन हो रहा है, और कार्बन के मतलब CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स के 6 कार्बन आपस में संगठित हो रहे हैं, और जुड़कर उन्होंने यहाँ पे H2O में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये बन गया ग्लूकोज, मतलब स्टार्च। तो ये हो गया जल योजित कार्बन। अब अगर इसके मूलानुपाती सूत्र की ओर आए, कार्बोहाइड्रेट का अगर मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम कह सकते हैं कि C की कोई वैलेंसी और H2O, क्योंकि हमने कार्बन के हाइड्रेट्स बोला है, दैट इज कार्बन के हाइड्रेट्स, और इसकी वैलेंसी को हम लिख देते हैं Y, ठीक है। तो यहां हम एक अगर मूलानुपाती सूत्र दें तो इसको लिख सकते हैं CnH2ON। ये इसका एक सत्य फॉर्मूला सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे n नंबर जो है वो एक तरीके से पूर्ण संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, पूर्ण संख्या, ठीक है।
अंश नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में है। तो यहां अगर अपन एक फॉर्मूला देखें और इसी फॉर्मूले को अगर अपन लिख ले, स्टार्च या ग्लूकोज जो भी आप लिखना चाहे, दैट इज हेक्सोज शुगर। तो इस हेक्सोज शुगर की हम बात करें तो C6H12O6, तो यहां पे हमारा जो संख्या आ रही है वो संख्या कितनी आ रही है, यहां पे C फॉर्मूले में हम डाल देंगे 6 और H2O भी कितने हैं 6। तो यहां देख लीजिए, यहां पे भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लिए हैं 6 और H2O के कितने लिए हैं 12, उसमें से 6 तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं। तो इसको अगर 12 की जगह हम 6 करें, ये लीजिए 6 कर दें, तो इसमें से 6 ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई, तो कुल मिला के 6 कार्बन और 6 H2O, दैट इज कहाँ गया, ये रहा। X और Y को हम क्या कर सकते हैं, CnH2n, यहाँ पे n दोनों का बराबर है C6H2O6, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में अगर एलिब्रेट करके लिखें तो ये हमारी टोटल काउंटिंग हो जाएगी 6 दूनी 12, C6H12O6 के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज। अब यहाँ पे हम कुछ अनुपात, वो अनुपात क्या, अगर रेशियोज की बात करें तो ये रेशियो क्या कह रहा है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना जा रहा है, 1:2:1 सामान्यतः। ठीक है, लेकिन अगर अपन कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की या कार्बोहाइड्रेट की क्या बोलते हैं वैलेंसीज की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो मान्यता सबसे ज्यादा हम लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रेट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्बन की जो संख्या है वो तो चेन के अकॉर्डिंग कम व ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर है 2 और मैक्सिमम नंबर हम सामान्यतः ले लेते हैं 6, हालांकि 6 से ज्यादा मिल रहा है। जैसे अगर अपन डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 9, और अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो 9 से ऊपर, और अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है जिसको हम सिंपल उसमें अगर लेके चलते हैं मोनोसैकेराइड्स के रूप में, तो वहां पे हमारे पास संख्या आती है लगभग 2 से 7, हालांकि 8, 9 तक भी होता है, इसलिए हम इसको 2 से 9 तक मान लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सामान्य शर्करा जो बॉडी में बनती है या हमारे लिए उपयोग की है या सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो 2 से 7 है, और 2 भी कैंसिल करें तो 3 से 7 नंबर जो है ये परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ अपवादों की अगर अपन बात करें, कुछ अपवादों की, तो अपवादों में हम यहां पे नाम ले सकते हैं सिंपल, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर अपन बात करें तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो हो गया CHO। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की हम बात करें तो इसमें हो जाता है लगभग C3H6O6, O3, क्या लिख दिया मैंने, CH2O, ये है इसका फॉर्मूला CH2O, और ये लैक्टिक एसिड हो गया C3H6O3। अगर इसको अपन फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा लगभग CH2CHOH एंड COOH।
वैलेंसीज पूरी करें 1 2 3, दैट इज CH3। वैलेंसी में गड़बड़ होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास सिंपल एक कार्बन का फॉर्मूला बन रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि एक कार्बन नहीं हो रहा, तो एक कार्बन का फॉर्मूला बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं मतलब एक यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल एक एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका फॉर्मूला हो गया C1H2O1। दूसरा वैसे ही एक ले लिया अपन ने लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में हमारे पास हो गया C3H6O3 और फॉर्मूला ये बन गया, मतलब क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो ये बन गया। तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है, और यहाँ पे भी अनुपात जो है वो हमारा आ रहा है 6:3, और इनको अगर काटते हैं तो ये आता है 2:1। हमारी पहली डेफिनेशन में हमने कहा कि इस मूलानुपाती सूत्र में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 आता है। वे सारे के सारे क्या कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ अपवाद की बात करें, लाइक फॉर्मिक एसिड में फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टिक एसिड की हम बात करें तो इनके अंदर मूलानुपाती सूत्र में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 आ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ये हमारे लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो समान हो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो। यस, ठीक है। इसी में और अपवाद अगर अपन दे तो एक अपवाद अपन दे सकते हैं यहां पे साधारणतः, लाइक सॉर्बिटॉल्स, रैमनोज, सॉर्बिटॉल का दे लेते हैं। सॉर्बिटॉल के एग्जाम्पल अगर अपन दें तो ये है लगभग C6H14O5 नहीं O6। ठीक है, एक अपन यहां पे रेमेनोज का दे सकते हैं, वो है लगभग C6H12O5। यहां अगर अपन सॉर्बिटॉल और रेमनोज की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यहां पे 2:1, मतलब 14:6। अगर इनको अपन काटते हैं तो 7:3। और ज्यादा अगर अपन इसको काटते हैं तो कुल मिला के ये 2:1 नहीं होता। यहां पे भी हो गया कितना, 12:5। इसका मतलब ये भी 2:1 नहीं होता। तो ऐसे में हमारा यहाँ पे अपवाद इसलिए हो गया क्योंकि हमने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपवाद 2:1 है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। अतः ये दोनों के दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं या होते हैं, परंतु इनका अनुपाती सूत्र जो है या जो अनुपात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो 2:1 नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए न्यू टाइप के हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एंड लैक्टिक एसिड जो है वो नहीं होते, और जो सॉर्बिटॉल एंड रेमनोज हैं वो होते हैं। ठीक है, एक अनुपात और क्या बोलते हैं अपवाद इसमें एक और दे देते हैं, ग्लूकोसामीन का। मिटा देता हूं ये। कार्बोहाइड्रेट में CHO के अतिरिक्त अन्य सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर भी बंद बनाते हैं या उपस्थित हो
होते हैं या हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर अपन दें, ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोसेमीन के अंदर मतलब हो गया ग्लूकोज प्लस एमीन, मतलब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज में एमिनो ग्रुप जोड़ा हुआ है, दैट इज ग्लूकोसामीन। एक तरीके से ये शुगर एमिनो बॉन्डिंग या डेरिवेटिव्स का रूप हो गया, ठीक है। तो यहां अगर अपन ग्लूकोसामीन की बात करें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 और 14 O6 और N, ठीक है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन में हम यहां पे क्या करेंगे, बॉन्डिंग्स में उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा लगभग 12, और ये एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम, जब हम फॉर्मूले में इसको डालेंगे तो ये हो गया C6H12O5N, दैट इज ग्लूकोसामीन, एमिनो ग्रुप जुड़ा। एक डायग्रामेटिकली बता देता हूं, दैट इज CHO, ये हो गया COH, CHOH, COH, H, COH, H and CH2OH, ग्लूकोज। थोड़ा सा चेंज, ग्लूकोज की जगह ये किससे जुड़ता है, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज से जुड़ेगा ये, इधर OH आएगा, H, ठीक है। और एक तरीके से ये कौन सा है, डी ग्लैक्टोज। इसके दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या हो रहा है, एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है। तो एमिनो ग्रुप जो जुड़ रहा है NH2, तो इसको रिमूव करके अगर अपन NH2 जोड़ते हैं NH2, तो हमको एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन गायब करना है। तो 14 में से एक गायब करेंगे तो 13, दैट इज 13, और एक ऑक्सीजन, 6 की जगह कितने रह गए, 5, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। ग्लैक्टोज में हमने किसको जोड़ दिया, एमिनो ग्रुप को, और OH को क्या कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया है, प्रतिस्थापी। एक तरीके से ये पोजीशन आइसोमरिज्म के रूप में यहां पे हमको मिल रहा है ये। इंट्रोडक्शन कंप्लीट है ये, सिंपल। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि इन सारे अपवादों को देखते हुए अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स कहें तो ये अब उचित नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो अभी हमने यहाँ पे एक अपवाद दिया था रैमनोज का या सॉर्बिटॉल का, वो दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन उनमें अनुपात 2:1 नहीं हो रहा। उसका कारण है ये प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, इनकी वजह से। तो यहाँ पे भी देख लीजिए कितना आ रहा है, H12 की जगह कितना हो गया 13, तो 13:5 का रेशो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अनुपात 2:1 नहीं हो सकता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में या कार्बन चेन्स में ब्रेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप है, यही कारण था। सॉर्बिटॉल्स या अगर अपन दूसरी रैमनेज शुगर्स की हम बात करें तो कई बार अलग प्रतिस्थापित ग्रुप होने के कारण उनके बीच में क्या होता है, रेशो जो है पूरा नहीं आ पाता। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में इनको कार्बन के हाइड्रेट्स कहना जो है अब वो उचित नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं जो नई टेक्नोलॉजी में डेफिनेशन है, तो यहां लिख देता हूं डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या डाइहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स डाइहाइड्रोक्सी और ज्यादा जोड़ते हैं तो पॉली,
पॉली हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की संरचना में एक चीज मैंने नहीं बताई, क्योंकि अब ये मैं मोनोसैकराइड्स जब अपन पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। बाकी नॉर्मली अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला में चाहे 1 नंबर पे या 6 नंबर पे सामान्यतः प्रारंभ में ही होता है क्या क्या जुड़ता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। दूसरा कीटो, जिसको हम C डबल बॉन्ड O के नाम से जानते हैं, और एक हाइड्रोक्सिल, जिसको हम OH ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो या तो एल्डी या फिर कीटो, दोनों में से एक ग्रुप अनिवार्य रूप से मुक्त समूह के रूप में यहाँ पे पाया जाता है, और उसके अलावा 2 से अधिक जो है कार्बन चेन्स के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं। लेकिन अब जैसे कार्बन ही 2 हैं तो 1 होगा, कार्बन 3 है तो 2 होंगे, कार्बन 4 की श्रृंखला है तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जैसे हेक्सो शुगर है तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैनी मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, पॉली हाइड्रोक्सिल, पॉली हाइड्रोक्सिल क्या, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड, और पॉली हाइड्रोक्सिल कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं। अब ये ज्यादा सिंपल और सटीक डेफिनेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। इसको और ज्यादा एलिब्रेट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर वो क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व यौगिकों या कंपाउंड्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, यौगिकों का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन यौगिकों का जल अपघटन करने पर पॉली हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और बहुत बढ़िया। मैं प्लीज़ सॉरी बोलूँगा आपको, मैं ऑनलाइन हूँ अभी, मैं आपको जस्ट कॉल बैक करता हूँ घंटे भर में, पक्का। पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन में अपघटित या कीटोन प्राप्त होता है, में अपघटित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन। तो हम दोनों ही कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डीन, पॉलीहाइड्रोक्सिल मैंने समझा दिया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके अंदर होता है, ठीक है। तो या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में अगर टूटते हैं, कीटो में
तो उनके जो व्युत्पन्न होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और अगर अपन उनका जल अपघटन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शर्करा होती हैं, अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात ना करें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों की, ठीक है, तो ये सारी की सारी शर्कराएं होती हैं और ये जल अपघटित होती हैं, ठीक है। ध्रुवीय विलायकों के अंदर अपघटन नहीं होता, आंशिक होता है, ना सामान्य इनका अपघटन जो है जल में हो जाता है। तो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ये पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन में अपघटित हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। सामान्यतः अगर अपन इनकी बात करें तो जो प्रारंभ में हमने बात करी थी फोटो सिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की पूरी साइकिल कौन सी, केल्विन में कार्बोहाइड्रेट मध्यवर्तियों के रूप में बन रहा है लगातार। क्योंकि अगर अपन मेन बात करें तो सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है मतलब राइबोज 5 कार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, देन इसके बाद कंटिन्यूटी के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तक कार्बोहाइड्रेट, तो कंप्लीटली मध्यवर्तियों तक जो है ये मध्यवर्ती के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और फाइनली यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, राइबोज तो नहीं लिखूंगा, ग्लूकोज कर देता हूं या स्टार्च कर देता हूं, क्योंकि राइबोज कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में, तो केल्विन साइकिल से। और यही स्टार्च जो है ये बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है, लिपिड फैट्स हो गया, एक फैट्स की जगह एक इसमें वो कर देते हैं, सबसे मेन मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ऐसे तो काफी हैं, प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स टाइप, ग्लाइकोलिपिड्स टाइप, और न्यूक्लिक एसिड में मेन राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो मेन होता ही है। तो कुल मिला के ये जो स्टार्च है ये इंटर कन्वर्जिबल होते हैं, प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू स्टार्च, लिपिड कन्वर्ट इनटू स्टार्च, और न्यूक्लिक एसिड भी आल्सो ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। और बाकी ये इसमें इंटर कन्वर्जन होते हैं, और स्टार्च जो है वो एक तरीके से एनर्जी या जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनके मुख्य स्रोत या क्रियाधर के रूप में कार्य करता है। और इसी से मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये सबसे बड़ा गुण किसका है, प्लांट्स का, बाय फोटोसिंथेसिस। और फिर प्लांट्स को हम खाते हैं तो एक तरीके से हर्बीवोरस, हर्निवोरस के बाद में कार्नी, एंड कार्नी के बाद में ओमनीवोरस। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू ओडम वाई ग्राफ क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी जो है वो 10% कंज्यूम हो जाती है या खर्च हो जाती है, कंप्लीट एनर्जी नहीं मिल पाती, कारण यही है। तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट्स। देन हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो मेनली इसकी श्रृंखला में कार्बन मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका अनुपात तो इसके अंदर क्या आ रहा है, समान, 2:1 के करीब। दो मिनट का ब्रेक।